अब पता है कि ज़िंदगी आसान नहीं होने वाली है। जब बेटे बहुएं यही चाहते हैं तो हमें भी अपना अपना रास्ता अलग करना ही होगा। आखिर कब तक कोई कितना सहे। काफ़ी सहने के बाद बड़ी मुश्किल से सुरेश और माला इस निर्णय पर पहुंच गए थे कि अब उन्हें कोई फैसला करना ही होगा। दोनों करते भी तो क्या, कोई और रास्ता भी तो नहीं था, वरना जीवन भर की कमाई लगाकर बनाए गए घर को छोड़ना कौन चाहता है। अब रोज सुरेश जी घर से निकल जाते हैं नए बसेरे को ढूंढने के लिए। अब नया बसेरा तो ढूंढना ही है। रोज की तरह माला सामानों को पैक कर रही है। अचानक डोरबेल बज उठी। आओ अलका, अंदर आओ। बताओ क्या हाल है। मैं ठीक हूँ दीदी, आप अपनी बताइए। इधर कई हफ्तों से दिखाई नहीं दी। ऐसा भी क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? और सुरेश जी भी ठीक है ना? तबीयत तो कुल मिलाकर ठीक है। बुढ़ापा है, ऐसे में जितने रोग हो सकते हैं सब हैं। आए दिन कुछ न कुछ तो लगा ही रहता है। वह कहाँ पीछा छोड़ने वाले। सुरेश जी भी बस ठीक ही हैं। आप सही कह रही हैं। अब तो हम सब उम्र के उस दौर पर हैं जहाँ कई कई रोगों को साथ लेकर चलना ही है। और मैं तो यह भी कहती हूँ कि ईश्वर की कृपा है हम सब पर कि हमारे बच्चे सब लाइन से लग गए हैं। हाँ, ये तो है, इसमें कोई शक नहीं है। माला जी ने बड़े गंभीर स्वर में कहा। उनके चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं इतनी गाढ़ी हो चुकी थी कि उसे अलका ने तुरंत पढ़ लिया और पूछा, क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान दिख रही हैं। सुरेश जी से कुछ बात हो गई है क्या? इतनी परेशान तो मैंने पिछले 20 वर्षों में आपको कभी नहीं देखा। नहीं, सुरेश जी से तो मेरी कभी कोई बहस होती ही नहीं है। जब भी कोई बात होती है तो बच्चों के कारण ही। अब तो बच्चे भी बच्चे वाले हो गए हैं। फिर आपके तो सारे बच्चे भी अच्छी पद पर हैं। सारे बच्चे आप दोनों का पूरा ख्याल रखते हैं। हम लोग कई बार कहते भी हैं कि दीदी बहुत लकी हैं। रिटायर्ड होते होते बेटी और तीनों बेटों की न सिर्फ पढ़ाई लिखाई पूरी करवा दी, बल्कि सभी सेल्फ डिपेंड हैं। सबकी शादी भी कर दी। सारे बच्चे मिलकर रह रहे हैं। दीदी तो वाकई बहुत खुश हैं। यह बातें सुनते सुनते माला जी की आंखें भर आई। चेहरा दर्द भरी रेखाओं से भर उठा, जिसे देख अलका से रहा नहीं गया। वह अपनी जगह से उठकर माला जी के बगल में बैठ गई। स्नेह भरा हाथ उनकी पीठ पर रखते हुए कहा, दीदी आखिर क्या बात है? अगर ऐसी कोई बात पर्सनल बात नहीं है तो मुझे बताइए, शायद मैं कुछ कर सकूं। बेटे बहुओं से कोई बात हुई है क्या? अगर ऐसा है तो इतना परेशान मत होइए। आजकल यह घर घर की बात है। इसको लेकर परेशान होना बेवजह है। सुरेश जी भी नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? हाँ, ओल्ड एज होम गए हैं। यह पता करने कि हम लोग वहाँ रह पाएंगे कि नहीं। माला जी ने बहुत गहरी सांस लेकर बड़े भारी मन से कहा। उनकी बात सुनकर अलका अचंभत सी हो गई। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? अपना इतना बड़ा मकान, तीन तीन काबिल बेटी बहुओं के रहते इस बुढ़ापे में ओल्ड एज होम जाएंगी? इस उम्र में जब ज़्यादा देखभाल, बच्चों का सहारा चाहिए तो आप लोग ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? हाँ, सही कहा आपने। बेटे हैं, बहुएं हैं, पर अब अपने कहाँ हैं? माँ बाप उनके लिए घर का वह कूड़ा है जिसे वह हर हाल में घर के बाहर फेंक देना चाहते हैं। और जब अपना खून, अपने बेटे अपने नहीं है तो बहुओं की बात करना भी बेमानी है। लेकिन आपने तो पहले कभी ऐसा कुछ जाहिर ही नहीं होने दिया। जब भी हम लोग आए, बहुओं बेटों सबको हंसते बोलते ही पाया। अरे हाँ, आज बहुएं भी दिख नहीं रही हैं। और वो शहर वाली बहू का क्या हाल है? वह काफ़ी दिनों से नहीं आई है। एक अपने भाई के यहाँ गई है, दूसरी मौसी के यहाँ, और तीसरी वही हैं। बेटे को ऑफिस से फुर्सत नहीं है। बहू को अपने माँ बाप, बहनों भाइयों से फुर्सत नहीं है। कभी कभार भूले भटके फ़ोन कर लेती हैं। बेटे का हाल थोड़ा सा अलग है, फ़ोन करता है रोज़, मगर इसके अलावा सारा वक्त सेवा, हंसना बोलना, घूमना फिरना,
यह सब सास ससुर सालियों सालों के साथ हैं। सास ससुर को इतने प्यार से मम्मी पापा बोलता है कि अपने सगे माँ बाप को भी कभी बोलता ना होगा। ओह, क्या कह रही हैं आप? उसे तो मैं अपने बच्चों में सबसे होनहार, सबसे अच्छा समझती थी, सही समझती थी। शादी से पहले वह वाकई माँ बाप भाई बहन सबको बहुत चाहता था, मगर शादी की बात न जाने बीवी ने, सास ससुर ने, साली सालियों ने कौन सा जादू कर दिया है। उसके ऐसे कान भरे हैं कि वह बिल्कुल ही बदल गया है। अब जब कभी घर आता है तो उसके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वह किसी गैर के यहाँ या रिश्तेदारी में आया है। अजीब सा कटा कटा सा रहता है। ऐसा लगता है कि बस खाना पूर्ति कर रहा है। लाड प्यार वह सब भी जताएगा, लेकिन यह सब इतना बनावटी होता है कि देखकर दिल में सूल सी चुभती है। तो कभी आप टोकती नहीं हैं कि वह यह सब क्यों कर रहा है? नहीं, जब तक नहीं आता तब तक तो मन में सोचती हूँ कि अब की आएगा तो ज़रूर पूछूंगी कि बेटा परवरिश में कहाँ कमी रह गई कि 4 दिन हुए सास ससुर तुम्हारे लिए माँ बाप से भी ज़्यादा बढ़कर हो गए हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, जिस माँ बाप की गोद में खेले बड़े हुए, खुद गिले में सोकर जिस माँ ने इस लायक बनाया कि आज दुनिया में लोग तुम्हें पूछते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, जिनकी परवरिश के कारण वह मुकाम बना पाए कि तुम्हारी शादी के लिए न जाने कितने लोग आए, दरवाजे पर लाइन लग गई लड़की वालों की। आज वही माँ बाप घर तुम्हें बेगाने से क्यों लगते हैं? और सास ससुर सगे माँ बाप से बढ़कर कैसे हो गए? मगर क्या करूं, जब सामने आता है तो कुछ याद ही नहीं आता। बस इतना ही होश रहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने आ गया है, जो कभी मेरी गोद में खेलता था, जिसकी किलकारियों से हम मियाँ बीवी सांस लेकर जीवित रहे, आगे बढ़ते थे। पर आज वह खुद बाप बन गया है। देखते देखते कितनी जल्दी वक्त निकल गया। बस यही सब दिमाग में, मन में रह जाता है। बाकी सब न जाने कहाँ लोप हो जाता है। और सुरेश जी, वह कुछ नहीं कहते। वो क्या कहेंगे? बाप हैं और सबसे ज़्यादा यह कि मर्द हैं। बस अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। मुझे लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा व्यथित रहते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलते। जब कभी कुछ कहती हूँ तो डांट कर चुप करा देते हैं, मगर इस बीच उनकी भरी हुई आंखें मुझसे छिप नहीं पाती। उनके अंदर चलती उथल पुथल उनके सिसकते हृदय की आवाज़ में साफ सुनती हूँ। उनकी बेबसी मुझे अंदर तक छिल कर रख देती है। फिर उनकी और अपनी दोनों की बेबसी पर सिवाय आंसू बहाकर किसी कोने में खुद को सांत्वना देने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचता है। मैं क्या, सत्संग के सभी लोग अब तक यही समझती हैं कि आपसे ज़्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। कभी एक बार भी मैं नहीं समझती कि किसी के मन में यह आया होगा कि आप इतने सारे कष्टों के साथ जी रही हैं, और इतनी हिम्मत के साथ कि कभी आपने बाहर किसी को एहसास तक नहीं होने दिया। किसी से बताते भी तो कैसी? हम लोग तो इज्जत को लेकर मरते रहते हैं, दुनिया क्या कहेगी। इसीलिए अंदर अंदर चाहे जितना घुटते रहें, जब कोई आया तो उसके सामने चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट के अलावा कुछ ना आने दिया, बल्कि कोशिश भी यह की कि लोगों के सामने अपने बेटे बहुओं की तारीफ ही निकले। वह सब तो ठीक है, मगर मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि एक दो नहीं, पिछले कई बरसों से आप दोनों यह सब कैसे झेलते रहें, यह सब कैसे बर्दाश्त करती रहीं आप। वक्त सब करा देता है। जब बात सामने आती है तो हिम्मत भी आ जाती है। नहीं दीदी, सब इतना नहीं कर पाते हैं। पांडे जी का घर देखिए ना, उन्होंने तो जब बच्चों ने ज़्यादा परेशान किया तो सबको अलग कर दिया। इसके बाद जब बेटों ने बैंक में जमा पैसों और पेंशन पर भी नज़र लगाई तो पहले तो विरोध किया, मगर जब बेटे झगड़े पर उतारू हुए, बहुओं ने आफत कर दी, जीना हराम कर दिया, तो उन्होंने बिना देरी किए पुलिस की मदद ले ली। यहाँ तक कि कह दिया कि मियाँ बीवी को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार यही सब होंगे। पुलिस जब अपने पुलिसिया अंदाज में आई तो सभी बहुओं बेटों ने न सिर्फ माफ़ी मांगी, बल्कि वादा किया कि कभी परेशान नहीं करेंगे। तब से दोनों ठीक हैं, टिफ़िन सर्विस लगा ली है,
दोनों टाइम खाना पीना घर बैठे मिल जाता है। चाय नाश्ता किसी तरह खुद बना लेते हैं। बच्चों से कोई मतलब ही नहीं रखते। तुम ठीक कहती हो, लेकिन बिरले ही माँ बाप ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कर पाऊंगी। भले ही बच्चे घर से बाहर निकाल दें, सड़क पर रहना पड़े, भले ही जान चली जाए, क्या तुम ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाओगी? नहीं, मैं भी सोच कर ही सहम जाती हूँ दीदी। जानती हो, मेरी अम्मा बचपन में एक कहानी हम सब बच्चों को सुनाती थी कि माँ कैसी होती हैं। वो कहानियाँ आज भी मुझे करीब करीब पूरी याद हैं। बताती थी, एक गांव में माँ बेटा अकेले रहते थे। बेटे के बाप बचपन में ही गुजर गए थे। माँ बाप दोनों ही की जिम्मेदारी निभा रही थी, दोनों का प्यार स्नेह दे रही थी, उसे अच्छी परवरिश देने में कोई कौर कसर बाकी नहीं रखी थी। लड़का बड़ा हुआ, उसका एक लड़की से प्रेम हो गया। माँ बेटे की शादी कहीं और करना चाहती थी। लड़के ने यह बात लड़की से बताई, इससे वह नाराज हो गई। तब लड़के ने कहा, चलो हम लोग अलग रहकर शादी कर लेंगे। तो उस लड़की ने शर्त रख दी कि जब तुम अपनी माँ का कलेजा ला कर दोगे तभी मैं तुम्हारी साथ शादी करूँगी। लड़की के प्यार में अंधे लड़के ने माँ को मार दिया, फिर उसका कलेजा निकाल कर दौड़ता भागता प्रेमिका के पास जाने लगा। रास्ते में ठोकर लगने से वह गिर गया। लड़का फिर उठा, कलेजा उठाकर चलने लगा तो उसमें से आवाज़ आई, बेटा तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? यह सुनकर बेटे का मन बदल गया। वह लौट आया माँ के पार्थिव शरीर के पास और विलाप करने लगा। मगर जब अम्मा यह कहानी सुनाती थी 45-50 साल पहले, तब के लड़के भले ही ठोकर लगने पर माँ के लिए विलाप करते रहे हों, लेकिन आज की पूरी पीढ़ी बदल गई है। अब वह भावनात्मक लगाव खत्म हो चुका है जो हुआ करता था। आज के लड़के तो उठकर फिर चल देंगे, आवाज़ को सुने बिना ही। आप सही कह रही हैं, आज के बच्चे भावनाहीन हो चुके हैं। वास्तव में जो आप बता रही हैं, यही हालात घर घर के हैं। विरला ही कोई घर होगा जहाँ बच्चे माँ बाप को पूरी अहमियत देते हों, नहीं तो करीब करीब सभी माँ बाप की हालत वही है जो आपकी है। हमारे बीच उस वक्त आपकी बड़ी तारीफ होती थी जब आप एक बार कुछ महीनों के लिए दिल्ली छोटे बेटे के पास गई थी। सब यही कहते कि आपने बच्चों को बड़ी अच्छी परवरिश दी है, वह सब आपको कितना हाथों हाथ लिए हुए हैं। दिल्ली जैसे महंगे शहर में भी बेटा माँ को इतने दिनों से रखे हुए हैं। मैं आज अपने मन का एक पाप आपके सामने कहती हूँ। उस समय मुझे अपनी किस्मत पर बड़ी कोफ्त हो रही थी। मेरा बेटा उस समय मुंबई में था। उसने अपने मन से तो कभी एक बार भी भूल कर नहीं कहा कि हाँ मम्मी पापा तुम लोग आकर घूम आओ, या फिर खुद साथ चलने की बात की हो। आपको दिल्ली में देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई। एक दिन जब फ़ोन आया तो मैंने बड़ी संकोच में कहा, बेटा ज़रा एक बार हम लोगों को भी मुंबई घुमा दें। बड़ी बड़ी बातें सुनती हूँ इस शहर के बारे में, मन बड़ा होता है वहाँ आने का। जानती हो दीदी मुझे क्या जवाब मिला? यही कहा होगा कि टाइम नहीं है। नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। छूटते ही बोला, अरे मम्मी तुम्हें घूमने की पड़ी है, मैं यहाँ अपना करियर देखूँ कि गाइड बनकर तुम्हें घुमाऊँ। फिर यह लाइफ इतनी फास्ट है कि तुम लोग 1 घंटे भी एडजस्ट नहीं कर पाओगी। फिर मुंबई में देखना क्या है, फिल्में तो देखती ही रहती हूँ। कल्पना से परी उसके इस जवाब से मैं एकदम आहत हो गई। गुस्सा भी बहुत आया। फ़ोन रखने से पहले मैंने इतना ज़रूर कह दिया, बेटा तुम भी तो लखनऊ के हो, जब तुम वहाँ जाकर एडजस्ट हो सकते हो तुम, हम लोग क्या 2-4 दिन वहाँ नहीं रह पाएंगे? और फिर सुना है वहाँ ज़्यादातर यहाँ के ही लोग हैं। खैर तुम परेशान ना हो, हम लोग नहीं आएंगे। और उसके बाद मैं कई दिन रोई थी। अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था और यही सोचती थी कि आप कितनी भाग्यशाली हैं कि आपका बेटा आपको महीनों अपने पास रखे था। काश तुम जैसा सोचती थी वैसा होता। क्यों, ऐसा भी क्या हुआ दीदी? दरअसल हुआ यह था कि बेटे के सास ससुर सभी साले सालियाँ महीने भर से वहाँ डेरा जमाए हुए थे। एक साथ 6 लोगों को दिल्ली जैसे शहर में झेलना मुश्किल हो गया।
उसकी परेशानियों का अंदाज़ा लगा हम लोग परेशान हो रहे थे। एक दो बार जब फ़ोन पर बात हुई तो मैंने खुद बात उठाई तो वह बोला, हाँ परेशानी तो बहुत हो रही है, पैसे भी सब खत्म हो गए हैं, काफ़ी उधार भी हो गया है। तो किसी तरह जाने को क्यों नहीं कहते? कैसे कहूँ, वे लोग बुरा मान गए तो ऐसा करो, बोल दो कि हम सब लोग 2-3 दिन में आ रहे हैं, यह सुनकर शायद चले जाएं। बेटे ने ऐसा ही किया, लेकिन वह सब इतने बेशर्म कि टस से मस न हुए। सच कहूँ ऐसे लोग इसके पहले मैंने नहीं देखे थे कि पूरा परिवार दामाद की रोटी तोड़ रहा हो। हमारे यहाँ इसे बहुत बुरा मानते हैं। हाँ ये तो आप सही कह रही हैं। फिर वो सब गए कैसे? गए क्या? बेटी की परेशानी सुनकर मैं गुस्से में आ गई। मैंने वहाँ जाने की ठान ली, मगर एक मुश्किल यह आ पड़ी कि अगले 15 दिनों तक किसी ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था। तभी मैंने बड़े बेटे से कहा। फिर 3 दिन बाद ही हम कार से वहाँ पहुँच गए। हमारा वहाँ पहुँचना बेटे को छोड़कर बाकी सबको बहुत खला। हालांकि बेटे के चेहरे पर भी कोई खुशी नज़र नहीं आई थी। मैंने सोचा शायद अपनी समस्याओं से पस्त होने के कारण ऐसा है, मगर कुछ ही घंटों के बाद ही उसकी बातों से साफ हुआ कि नहीं, वह तो इस असमंजस में है कि अपने ससुराल वालों के सामने अपने भाई और माँ को कैसे ज़्यादा तवज्जो दें। बहू के चेहरे पर तो अपने लिए नफ़रत की रेखाएं साफ देख रही थी। बेटे का असमंजस और बहू की नफ़रत उनके कामकाज में साफ दिख रही थी। मेरा जो बेटा ऑफिस में बहुत सख्त मिजाज, बड़ा गुस्सा वाला माना जाता है, उसी को ससुरालियों के सामने भीगी बिल्ली बने देख मैं अंदर ही अंदर कुढ़ रही थी। उसके भीरूपन का अंदाज़ा तुम इस बात से लगा सकती होगी। रात जब सोने का वक्त आया तो मुझे बड़े बेटे के लिए बरामदे में बिस्तर लगाया गया और ससुरालियों के लिए बाकायदा अंदर कमरे में ही सारी व्यवस्था थी। मुझे यह बहुत खला। अंदर ही अंदर मैं यह भी डर रही थी कि बड़ा बेटा कहीं भड़क ना उठे, मगर वह शांत ही रहा। जाने का फ़र्क यह पड़ा कि वह सुबह दूसरे दिन वहाँ से चले गए, मगर जाते वक्त उन सबके चेहरे पर अपने लिए नफ़रत की इबारत साफ पड़ रही थी कि यह सब यहाँ क्यों आ गए। खैर मैंने राहत महसूस की कि बेटे को मुसीबत से मुक्ति मिली। और आपकी बहू के रिएक्शन क्या थे? बहू के रिएक्शन आज भी मैं कुछ कह नहीं सकती। उसके मन की बात भाप पाना या उसके चेहरे को पढ़ पाना मैं समझती हूँ कि हम जैसों के वश में नहीं हैं। जब पहुँची थी तब तो चेहरे पर नफ़रत साफ दिख रही थी, लेकिन कुछ घंटों बाद उसके हाव भाव समझना मुश्किल हो गया था। उसने अपने को बड़ी कुशलता से संभाल लिया था। क्या वह इतनी नाटकीय है? हाँ यही कह सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में उसके जैसी दूसरी औरत नहीं देखी जिसके मन के भावों का अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सके। उसके जवाब इतने डिप्लोमेटिक होते हैं कि एक आम व्यक्ति के वश में नहीं है उसे समझना। हमने जब हफ्ते भर बाद ही लखनऊ वापस आने की बात की तो उसने फॉर्मेलिटी के लिए एक शब्द भी नहीं कहा कि मम्मी और रुक जाइए। वैसे मैं रुकना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे रुकने पर भी खर्चा तो बढ़ता ही ना, जो मैं नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने बेटे से कहा कि किसी तरह एक दिन की छुट्टी लेकर लखनऊ छोड़ दो मुझे। उसने कहा ठीक है, पहले ऑफिस में देख लूँ। क्यों, बड़ा बेटा पहले ही चला आया था क्या? हाँ, उसके पास भी छुट्टी नहीं थी तो वह भी पहुँचने के अगले दिन ही वापस आ गया था। इतनी जल्दी फिर उसे नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि उसके ऑफिस में तो छुट्टी की और भी ज़्यादा मारा मारी होती है। तब तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ गई होंगी आने को लेकर। हाँ, मैं जितना जल्दी कर रही थी उतनी ही देर हो रही थी। कहने के तीसरे दिन छोटे बेटे ने बताया कि टाइम नहीं मिल पा रहा है। साथ ही एक बात और जोड़ी कि ऐसा करो, अभी और कुछ समय तक रुक जाओ। मैंने पूछा क्यों, तो उसने जवाब दिया, ससुराल के लोग पूछ रहे थे कि तुम कब तक हो, वह सब दीपावली यही मनाना चाहते हैं। तुम चली गई तो सब फिर महीनों के लिए आ टपकेंगे, और अभी दीपावली आने में करीब 1.5 महीना है। फिर उसने और भी तमाम बातें बताई, जिसे सुनने के बाद मैं रुक गई। तब मैंने एक और बात महसूस की कि मेरा बेटा अब शादी से पहले वाला वह बेटा नहीं है जो माँ बाप घर परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। अब वह घर में भी जो व्यवहार कर रहा था
वह बहुत प्रोफेशनल था, बहुत ही कैलकुलेटिव ढंग से बात करता है। उसके एक एक काम के पीछे पूरा एक कैलकुलेशन होता है। मैं उसके इस बदले रूप से बेहद आहत हुई। एक क्षण रुकना नहीं चाहती थी, मगर उसको कष्ट में भी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए रुकी रही। ओह, और हम लोग सोचते थे कि आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए रोक रखा है। हमारे बेटे ही माँ बाप से प्यार नहीं करते। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। जब तक रही तब तक बेटे का व्यवहार देख देख कर मन में यही आता कि यह सब देखने की ज़रूरत ही क्या है। भगवान ऊपर क्यों नहीं बुला लेता। अब करने धरने के लिए जीवन में बचा ही क्या है। कौन है दुनिया में अपना। बेटे के लाख व्यस्तताओं के बावजूद ऑफिस से आने के बाद भी ससुराल में सबसे घंटों बात करने के लिए फुर्सत मिल जाती है, लेकिन कभी घर फ़ोन करके बाप से बात करने के लिए टाइम नहीं होता। कई कई दिन हो जाता है इनका कोई हाल ना मिलता। मेरे पास उस वक्त मोबाइल था नहीं। बहू से कहने की हिम्मत जुटा नहीं पाती कि लखनऊ घर पर बात कराओ। मजबूर होकर एक दिन बेटे से कहा तो बात हो पाई। तभी ये पता चला कि लखनऊ से बड़े बेटे और इनका फ़ोन आता था, लेकिन छोटे बेटे के पास वक्त नहीं होता था कि मुझसे बात करा देता। इनकी आवाज़ से मुझे यह भी यकीन हो गया था इनकी भी हालत कोई अच्छी नहीं है। हाँ, वहाँ 4 साल की पोती के कारण इनका मन ज़रूर थोड़ा बहल जाता था और मैं पिंजरे में बंद तड़पती रहती। मेरी पूरी दुनिया बरामदे और बालकनी तक ही सीमित थी। व्याकुल रहती कि कैसे जल्दी से लखनऊ पहुँचूँ, मगर हालात ऐसे थे कि वापसी हो ही नहीं पा रही थी। फिर मैंने सोचा इन्हें भी बुला लो। आखिर बहुत हिम्मत करके एक दिन छोटे बेटे से बोली कि कुछ दिन के लिए अपने पापा को भी यहीं बुला लो। मैं सोच रही हूँ एक बार मंदिर हो आए सब लोग। सच कहूँ तो मंदिर सिर्फ एक बहाना था। मैं इनकी परेशानियों का अनुमान लगाकर परेशान हो रही थी, इसीलिए सारे जतन कर रही थी कि हम जहाँ भी रहे साथ रहें, क्योंकि बच्चों के व्यवहार ने हमारे विश्वास को झकझोर दिया था। हिल गए थे हमारे विश्वास की डोर। और बचपन में बाबूजी की अक्सर कही जाने वाली बात का अर्थ भी मैं तभी समझ पाई थी। कौन सी बात का? असल में गांव में जब वहाँ कभी चाचा एवं अन्य लोगों के साथ बैठते और समाज की बातें शुरू होती, परिवार की बात आती, तो वह एक बात जोड़ना नहीं भूलते। कहते एक माँ बाप कई कई बच्चों को हंसी खुशी पाल लेते हैं, लेकिन कई कई बच्चे मिलकर एक अपने माँ बाप को बुढ़ापे में कुछ बरस भी नहीं पाल पाते हैं। सही तो कहते थे आपके बापूजी। हम लोगों के कई कई बच्चे एक माँ बाप को मैदान में फुटबॉल की तरह एक दूसरे की तरफ किक मार मार कर ठेल रहे हैं। हमारा सहारा कहाँ बन पा रहे हैं। आप ही देखिए कि आप दिल्ली में, सुरेश जी लखनऊ में, मगर हमारे बच्चों को परवाह नहीं थी कि उन्हें भी आपके पास पहुंचा देते हैं। वैसे सुरेश जी कब पहुँचे? नहीं पहुँचे। लाख जतन के बावजूद किसी बेटे के पास वक्त नहीं था, या कहे कि उन्हें परवाह ही नहीं थी। मगर दीदी, उस बीच सुरेश जी गए तो थे कहीं बाहर। एक दिन मैं आई थी तो आपकी बड़ी बहू ने बताया था कि वो आउट ऑफ स्टेशन हैं। हाँ, तब वो 4-5 दिनों के लिए लड़की के यहाँ गए हुए थे। असल में लड़की के ससुर युग निर्माण योजना से जुड़े हुए हैं, बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने ही बहुत आग्रह करके बुलाया था। कोई यज्ञ वगैरह का आयोजन था, उसी में शामिल होने के लिए मुझे भी बुला रहे थे, लेकिन मैं वहाँ होने के कारण नहीं जा पा रही थी। इनका भी मन नहीं था, लेकिन समधी जी के आग्रह के आगे एक ना चली। इतना ही नहीं, वहाँ इनको लेकर चित्रकूट वगैरह घूमने गए। फिर दामाद खुद आकर लखनऊ छोड़ कर गए। मैं इस मामले में बहुत खुश नसीब हूँ। मेरा दामाद हीरा है, हीरा। आज के ज़माने को देखते हुए मैं तो कहूँगी कि भगवान सभी को ऐसा ही दामाद दें। आप सही कह रही हैं। नहीं तो लड़के दामाद तो और भी जी का जंजाल बनाकर सामने आ जाते हैं। उनकी डिमांड, उनके नखरे पूरे करते करते ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। असल में दामाद आजकल 2 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो दहेज की लालची हैं, दहेज के लिए लड़की को मारते पीटते हैं, जलाकर मार डालते हैं। ऐसे लालचियों की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद ज़्यादातर उस तरह के हैं
जो बीवी, सास, ससुर, साली, सालियों के साथ रहते हैं, उनकी सेवा में उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। उनके लिए तन मन धन लुटा देते हैं, अपने घर वालों से नफरत करते हैं। मुझे सुकून सिर्फ इस बात का है कि लड़कों के लिए जहाँ हम लोग एक बेकार की वस्तु हो चुके हैं, वहीं मेरा दामाद ना तो दहेज के लालच में लड़की को जलाने मारने, आए दिन डिमांड करने या नखरे दिखाने वाला है, और ना ही ससुराल वालों की गुलामी करने वाला। वह अपने घर और ससुराल दोनों का पूरा ख्याल रखता है, उन्हें उनका पूरा सम्मान देता है। आजकल ऐसे दामाद गिने चुने ही होते हैं। हाँ, ऐसे दामाद ही सही मायने में हीरा है। अच्छा ये बताइए, आपकी लड़की दामाद को इन सारी बातों के बारे में पता है? हाँ, लड़की को थोड़ा बहुत मालूम है। मैंने उसे मना कर रखा है कि कुछ भी बताने के लिए, क्योंकि बताने से सिवाय बदनामी के कुछ तो मिलने वाला नहीं। इसीलिए उसको भी कुछ खास नहीं बताया। हाँ, उसने कई बार यह ज़रूर कहा कि अगर परेशानी ज़्यादा होती है तो तुम लोग हमारे यहाँ आ जाओ, मगर ऐसे जिंदा रहने से तो अच्छा है मर जाना। लड़की के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, भले ही आज ही अभी ही मौत हो जाए। कैसी बातें कर रही हो दीदी? आखिर लड़की भी तो आपकी ही संतान है ना। और अब हमें इस बंधन या इस सोच से बाहर आना चाहिए कि लड़की के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। देखो, अगर तुम्हारी बात मान ले कि चलो लड़की के घर खाने पीने रहने में कोई संकोच हिचक नहीं करनी चाहिए, आखिर वह भी अपनी ही संतान है। मेरी समझ में लड़की की मदद तभी लेनी चाहिए जब कोई और रास्ता बचा ही ना हो, सिर्फ लड़की ही हो, लड़के नहीं हो। लड़कों के रहते लड़की दामाद के यहाँ रहना मेरी नज़र में बहुत गलत है। फिर हम यह क्यों भूल जाते हैं कि जिस तरह हमें बुरा लगता है कि लड़के ससुरालियों की सेवा में लगे रहते हैं, वैसे ही यदि हम लड़की के यहाँ जाकर रहेंगे तो क्या उसके घर वालों को बुरा नहीं लगेगा? क्या दामाद के माँ बाप अपने बेटे को ससुरालियों का पिछलग्गू नहीं कहेंगे, जैसे हम कह रहे हैं? बात तो सही कह रही हैं आप, मगर इस समस्या का हल क्या ओल्ड एज होम है? क्या आप वहाँ शांति से रह सकेंगी? क्या आप वहाँ शांति से रह सकेंगी? क्या वहाँ आपका मन शांत रह सकेगा? मुझे तो लगता है कि आप वहाँ जाकर और भी ज़्यादा परेशान होंगी। यह सोच सोच करके अपने के रहते हम ओल्ड एज होम में रहने को अभिशप्त हैं। फिर भी कुछ हो जाए मन का क्या करेंगे? बच्चे कैसे भी हो जाएं, माँ बाप का मन तो उतना कठोर नहीं होगा ना। आप ही कुछ देर पहले यह बोल रही थी, अभी आप परेशान होकर जाने को तैयार हो गई हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि वहाँ जाकर आप हालात को और ख़राब कर लेंगी। फिर तब यदि वापस आएंगी, बेटे बहू यही कहेंगे हर क्षण, लोग गए थे तो बड़े ताव से, ठिकाना नहीं लगा, आ गए। उस स्थिति में न इधर की रहेंगे न उधर के। नज़र उठाकर बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। खुद अपनी ही नज़रों में हीनता सी महसूस होगी। बच्चों और खुद के बीच एक ऐसी दरार पड़ेगी जिसे भरना संभव नहीं होगा। जीवन के आखिरी कुछ बरस जो रह गए हैं वो नरक समान हो जाएंगे। यह कुछ वैसा ही होगा जैसे किसी छोटी सी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए किसी और बड़ी मुसीबत को मोल ले लिया जाए। फिर उस बात का क्या होगा जो अभी आपने कही कि लड़की को भी इसलिए सारी बातें नहीं बतानी कि बदनामी होगी। जब ओल्ड एज होम जाने की बात उसे और दुनिया को मालूम होगी तब क्या बदनामी नहीं होगी? जरा सोचिए ठंडे दिमाग से। तो तुम ही बताओ क्या करें हम? इधर कुआं उधर खाई, किधर जाएं हम? कहते कहते माला रो पड़ी। आप चुप हो जाइए पहले तो, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। पहले तो यह समझ ले कि यह घर घर की कहानी है, इसीलिए यह सोच सोच कर दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप ही परेशान हैं। आप जैसा अगर सब सोचने लगेंगे तो पूरी दुनिया ओल्ड एज होम में तब्दील हो जाएगी। बच्चे गलत कर रहे हैं तो हमारा तो कर्तव्य है कि हम तो उन्हें सही बात बताएं। यदि मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो उन्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने दें, छोड़ दें उन्हें उनके हाल पर। हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे उनको यह लगे कि हम उनकी खुशियाँ, उनकी आज़ादी के बीच आ गए हैं। सच बताऊँ आपको, जब मुंबई घूमने वाली बात पर बेटे की बातों से दिल टूट गया तो मैं बहुत रोई धोई।
गुस्से के मारे कई दिन तक खाना नहीं खाया। उठ पटांग कहती रही बेटे को। कई दिनों चला यह सब। तब एक दिन इन्होंने ही यह सब समझाया और कहा, हमारे और बच्चों की दोनों की भलाई खुशी इसी में है कि हम किसी के रास्ते में ना आएं। वो भले हमसे कुछ अपेक्षा कर ले, लेकिन हमें उनसे एक पैसे की अपेक्षा नहीं करनी है। वो कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अपने कमाए पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है। उन्हें ठोकर लगने दो, तभी तो वो समझ पाएंगे कि संभला कैसे जाता है, कैसे सावधानी से चला जाए कि ठोकर लगे ही ना। क्योंकि हम उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ कुछ कहने का अर्थ बच्चे यही लगाते हैं कि हम उनकी आज़ादी, उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे, हम माँ बाप हैं, क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं कि उनसे कुछ पूछ सकें, उन्हें कुछ कह सकें? माँ बाप, बेटे बेटियों के अधिकारों, आज़ादी की बात होगी। ये सब एक परिवार के सदस्य हैं या कि बाहरी लोगों का एक झुंड जो अधिकार मांगेंगे, आज़ादी की बात करेंगे? देखो दीदी, सच यह है कि जैसी हवा चल रही हो, हमें उसी के अनुकूल अपने को संभालते हुए चलना चाहिए। उसके विपरीत चलोगे तुम, कष्ट होगा, या फिर हम में इतनी क्षमता होगी हम हवा का रुख बदल दें। ऐसा तो हम लोगों के वश में है ही नहीं। तो क्या लड़कों की गुलामी करें, उनके सामने गिड़गिड़ाएं कि हमारा ख्याल रखें? नहीं, पहले आप अपने गुस्से को पहले दूर करें। घर को संभालने के लिए या एक रखने के लिए उतनी ही कोशिश करें जितने से कोई घुटन ना महसूस करे। यदि ऐसा होने लगे तो सबको उसके उस हाल पर छोड़ देना चाहिए जिस हाल में वो खुलकर सांस ले सकें। इसी में सबकी भलाई है। आप क्यों चाहती हैं कि लड़के आपको हर वक्त सिर आँखों पर बिठा कर रखें? यह तो है नहीं कि आप उन पर आश्रित हैं। अरे, वो आपकी परवाह नहीं करते तो आप भी उन्हें उनके हाल पर छोड़कर अपने लिए अलग व्यवस्था कर लें। सुबह शाम के लिए नौकरानी रख लें जो खाना पीना कपड़ा सब कर दें। सुरेश जी इतना तो कमाते ही हैं, फिर क्यों परेशान हैं? हाँ, ऐसा करने पर जब लड़के रोके तो विनम्रतापूर्वक उनसे कह दे कि भाई, तुम लोगों के पास वक्त नहीं है तो ऐसा कर लिया, इससे तुम लोगों को भी आसानी होगी। यह करना ओल्ड एज होम जाने से कहीं बेहतर है। इससे ना तो घर की बात बाहर पहुंचेगी, ना आप अपने घर को छोड़ेंगी, ना ओल्ड एज होम के भावनाहीन ठस मशीनी माहौल के घुटन से सामना होगा। और हो सकता है लड़के इस कदम से अपनी गलती समझ जाएं और आपके हिसाब से चलने लगें। ओल्ड एज होम जाकर तो आप जीवन भर के लिए बात को बिगाड़ लेंगी, बात के संभलने के लिए सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर देंगी। आप इस बारे में गंभीरता से सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। जरा ओल्ड एज होम की कल्पना कीजिए, वहाँ कुछ भी अपना ना होगा। मेरी तो समझ में यह नहीं आ रहा है कि आपने वहाँ जाने का सोच भी कैसे लिया। और आश्चर्य तो यह है कि सुरेश जी भी तैयार होकर चल दिए ओल्ड एज होम के लिए। सोचिए, गुरुजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि उनकी 10 साल की शिक्षा का कोई फ़र्क नहीं है। वह तो यह भी बताती हैं कि हम यदि बहुओं को भी उतना ही प्यार करें, वैसा ही व्यवहार करें जैसा अपनी बेटियों के साथ करते हैं, तो शायद ही कोई बहू होगी जो हमें नहीं मानेगी। कहीं कुछ कमी तो हमसे भी रह जाती होगी, तभी तो बहुएं हमें खलनायिका समझने लगती हैं। अरे, तुम क्या यह कहना चाहती हो कि मैं बहुओं से लड़ती हूँ? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ। जैसे गुरुजी बताती हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है। चलिए, आप अपनी बहुओं को बहुत मानती हैं, लेकिन वह फिर भी आपको नहीं मानती तो सीधा सा मतलब यह है कि वह संयुक्त परिवार या सबको साथ लेकर चलने में यकीन नहीं करती। ऐसे में समझदारी इसी में है कि उसे उसके हिसाब से जीने दीजिए, आप अपने हिसाब से जिए। अगर इस थोड़ी सी दूरी से शांति बनी रहे तो मुझे लगता है कि यह कहीं से गलत नहीं है। बाकी आप समझदार हैं दीदी, जो ठीक समझे करें, मगर फिर भी कहूँगी कि ओल्ड एज होम जाने के बारे में एक बार फिर से विचार अवश्य कर लें। सच कहूँ तो मन तो मेरा भी नहीं है, मजबूर होकर ही यह फैसला लिया। मगर जैसा तुम बता रही हो ओल्ड एज होम के बारे में, उसे सुनकर तो लगता है कि यही रहना बेहतर है। जब कोई रास्ता ना बचे तभी वहाँ के बारे में सोचें। मगर मुश्किल यह भी है कि यह जब कोई डिसीजन ले लेते हैं तो जल्दी बदलते नहीं।
इन्हें कैसे समझाऊं? तभी डोरबेल बजी तो माला ने उठते हुए कहा, लगता है आ गए। तुम रुको, मैं खोलती हूँ गेट। पत्नी संग सुरेश जी अंदर आ गए। अलका ने उन्हें नमस्कार कर उठते हुए कहा, अच्छा दीदी, अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठो, इतनी जल्दी क्या है? अलका के बैठने के बाद माला ने पति के सामने उनकी सारी बातें रखी, जिन्हें सुनकर वह बोले, आप कह तो सही रही हैं। कई ओल्ड एज होम के चक्कर लगा चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। भाई साहब, मेरी मानिए तो यही रही अपने घर में। यह दीवारें, यह सामान, यह पूरा घर, सब कुछ है आपका। बच्चे भले ही दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन इन्हें आपने बरसों पहले जहाँ बनवाया था, ये आज भी वही हैं। इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, यह निर्जीव हैं, मगर आपके साथ बनी हुई है और आखिरी तक बनी रहेंगे। जब तक आप इनसे अलग नहीं होंगे, तब तक यह आपको छोड़ने वाली नहीं। तब आप इन्हें क्यों छोड़ रहे हैं? यह निर्जीव है, लेकिन एहसास करिए तो इनके साथ भी एक भावनात्मक रिश्ता है आप दोनों का। यह आप बच्चों से अलग भी रहेंगे तो भी माहौल दम घोंटू नहीं लगेगा। मैं तो कहूँगी कि एक बार इत्मीनान से विचार कर ले, तब कदम आगे बढ़ाएं। विचार क्या करना है? आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं। जब इस घर की दीवारें नहीं छोड़ रही हमारा साथ, तो हम छोड़कर क्यों जाएं कहीं और? मेरा खून पसीना समाया है इन दीवारों में, एक एक पैसा जोड़कर बनाया है। आपने बहुत सही समझाया, यह भी तो मेरे ही परिवार का हिस्सा है। चलो बच्चे ना सही, यही सही, कोई तो है साथ। ओल्ड एज होम में यह भी नहीं होगा। इतना ही नहीं भाई साहब, इन दीवारों पर आपको अपने बच्चों का बचपन, अपने जीवन के बीते सारे पल भी हंसते खिलखिलाते सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। सब कुछ अपना होगा। फिर हालात बदलते भी तो देर नहीं लगती। हो सकता है जब बच्चे गलती का एहसास करें तो फिर लौट आएं आपके पास। मैं तो यह भी सोचती हूँ कि हम लोगों का यह संन्यास आश्रम है। बच्चों का मोह छोड़कर बस अपने ईश्वर अन्य कामों में व्यस्त रखें। यह अकेला घर हम लोगों की वन में बनी कुटिया है ना दीदी? आधुनिक जमाने की कुटिया, क्योंकि वन तो अब रहे नहीं, तो वन में कुटिया कहाँ से बनेंगी? अलका की इस बात पर दोनों मुस्कुरा उठे। सुरेश जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आप सही कह रही हैं। समय के साथ परिवर्तित स्थितियों को समझना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके अनुसार अपनी आचार व्यवहार, मन, कार्यशैली, जीवन शैली में भी परिवर्तन लाना, जड़वादी सोच से बचना। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि आपने जीवन संध्या के वक्त एक गलत कदम उठाने से बचा लिया। आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। अरे भाई साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? सच तो यह है कि हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, सहयात्री हैं। यात्रा हंसते मुस्कुराते पूरी हो, यह जिम्मेदारी सभी यात्रियों की है। तभी सुरेश जी का मोबाइल बज उठा। नंबर देखकर उन्होंने मोबाइल पत्नी को देते हुए कहा, लो तुम्हारे बेटे का फ़ोन आ गया, बात करो। अभी मेरा मन बात करने का नहीं है। स्थिति को देखते हुए अलका ने भी यह कहते हुए चलने की इजाज़त लेगी। अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है, वो भी आ गए होंगे। और हाँ, कल सत्संग जरूर आइएगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।